हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि भारद्वाज रीड विद पैशन के साथ रीड सिलेबस के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करूंगी। सिलेबस डिस्कस करने से पहले ये जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी कंटेंट को क्यों पढ़ रहे हैं। रीट एग्ज़ाम में ही नहीं, इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो टीचिंग से रिलेटेड है वहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्या है कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक बनने के बाद सबसे पहले हमारा इंटरेक्शन बच्चे के साथ होता है, बालक के साथ होता है। यदि हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, उसकी मानसिकता का ज्ञान नहीं होगा, उसके व्यक्तित्व गुणों का ज्ञान नहीं होगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा, तो हम बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, जो कि एक शिक्षक का महत्वपूर्ण और सबसे पहला उद्देश्य होता है। और यही वो स्किल्स हैं जो आपको भीड़ से अलग निकालेंगी और सफलता तक पहुंचाएंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों को जानना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ हम अपना समय व्यर्थ न करते हुए इसके सिलेबस का अध्ययन करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। यूनिट 1 में बाल विकास, यूनिट 2 में अधिगम, अभिप्रेरणा, चिंतन, मानचित्र निरूपण, यूनिट 3 में व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तित्व विभिन्नता, यूनिट 4 में समायोजन, विविध अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाइयाँ, एंड यूनिट 5 में शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान एवं मूल्यांकन। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमने यूनिट 1 की बात की थी। यूनिट 1 में बाल विकास की बात की थी। बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, बालक का जो डेवलपमेंट है और उसकी जो ग्रोथ है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके विकास के विभिन्न जो आयाम हैं और उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज की हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। और उसके विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, परिवार, बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद परिवार में रहता है, उसके बाद विद्यालय में आता है, तो विद्यालय का वातावरण और परिवार का वातावरण किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करता है, और उस विकास का बालक के अधिगम से क्या संबंध है। बालक परिवार में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए किस तरह से सीखता है, किस तरह से उसके वो कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, इस तरह का अध्ययन हम इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। और वंशानुक्रम एवं वातावरण की बालक के विकास में क्या भूमिका है, बात करते हैं यहाँ सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में यहाँ अधिगम का अर्थ, संकल्पना, इसकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और बैंडूरा एवं पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अधिगम के लिए कुछ अपनी थ्योरीज डेवलप की हैं। इन थ्योरीज के द्वारा हम ये समझेंगे कि बालक किस तरह से सीखता है, बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करता है। इसके अंतर्गत ज्ञान संरचनावाद, उपागम, आनुभाविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान जैसे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी में है अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेत, जिनका अध्ययन भी हम इस यूनिट्स के अंतर्गत करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जहां मैंने शुरू में भी आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि हर इंसान की एक गुण होता है, बालक अपनी प्रतिभा के साथ पैदा होता है। हम सभी के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हम सब लोग समान नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो यहाँ हम उन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ, उसके प्रकार, उन विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति एवं धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व का संकल्पना, संकल्पना मतलब होता है कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है कि व्यक्तित्व होता क्या है। तो यहाँ हम व्यक्तित्व क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और इसका मापन कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। बुद्धि, बुद्धि में संकल्पना, संकल्पना वही कॉन्सेप्ट, उसके क्या थ्योरीज साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप की गई थी, इसका मापन कैसे किया जाता है। बहुआयामी बुद्धि एवं इसके विपरीत, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी होती है और उसके जो विपरीत होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 4 यूनिट में हम विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरह के व्यक्ति होते हैं, हर तरह के बालक होते हैं। तो यहाँ इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है पिछड़े बालकों में। मानसिक रूप से पिछड़े बालक जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत पुअर होती है और बैकवर्ड बच्चे होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े मेंटल रिटार्डेड होते हैं, उनका IQ जो होता है बहुत
बिलो एवरेज होता है, जिसलिए कारण उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं। सृजनशील कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं। वंचित एवं अलाभान्वित विशेष योग्य स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं। जो स्पेशल एबल्ड हम उन्हें कहते हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है या कुछ और हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। इस तरह के बच्चे, इस तरह हम कह सकते हैं जब हम टीचर बन के जाते हैं स्कूल में, तो इन सारे बच्चों का एक समूह होता है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में देखने को मिलता है। तो इन बच्चों की इन योग्यता को हम यहाँ देखेंगे कि इन बच्चों की क्या ऐसे गुण होते हैं और इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। इन बच्चों के बारे में हम लोग इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। अधिगम की क्या कठिनाइयां हैं, अधिगम सीखने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्ययन की भूमिका। समायोजन आप सभी जानते हैं इस शब्द को, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में एक टीचर का क्या रोल होता है, इसका अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। लास्ट यूनिट शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, उसकी प्रक्रियाएं कैसी हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियां क्या हैं रही हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। और आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य क्या है, मापन मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पस है, इसका जो कंटिन्यूस जो मूल्यांकन है और अचीवमेंट टेस्ट हैं उनका निर्माण कैसे किया गया था, उसका क्या यूटिलिटी है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। इन सभी पांचों यूनिट्स का अध्ययन हम इस सिलेबस में करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको यदि सिलेबस समझ में आया हो उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।